हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर द डिले वीडियो ड्यू टू सम रीजन। कुछ रीजंस था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा डिले हो गया। उसके लिए हमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। चलिए, क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं। क्लास 12 फिजिक्स, हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जो 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। गॉस थ्योरम एवरी ईयर पक्का है कि आएगा ही आएगा। जब चीजें हमें पता हो कि चीजें आनी ही आनी है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि उस चीज को तो कम से कम ऐसा कर ले कि जो हमारे टिप्स पे याद हो, जो हमारे टिप्स पे याद हो। अगर हमारे टिप्स पे सब चीजें याद हैं तो हम चीजों को समझ सकते हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं और कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको यादें हैं, चीजें समझ में आ चुका है टॉपिक, तो क्लियर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन बोर्ड एग्जाम। आप चीज को लास्ट में रटते हो, रट के उस चीज को समझने की बजाय रट के कर देते हो तो वो चीजें में मजा नहीं होता है कि वो चीजें रट के भूल जाओ, फिर क्या करोगे साहब, तो चीजों को समझ लोगे। चलिए देखते हैं एक बार। देखिएगा, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसकी एप्लीकेशन काफी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताऊंगा आपको इतनी एप्लीकेशन करनी, वरना आप डर जाओगे। तो सर ने तो पहले स्टार्टिंग में बता दी कि 5 एप्लीकेशन करनी है, 6 एप्लीकेशन करनी है, तो उस चीज से परेशान मत हो। बस चीजों को समझने की कोशिश करो। अगर एप्लीकेशन 5 है ना, तो पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए कि इस एप्लीकेशन में ये पूछा गया था, इस एप्लीकेशन में ये था, इस एप्लीकेशन में ये था, और इस एप्लीकेशन में ये दिया था, तो समझिएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बेटा इतने ही नाम से, इतने ही नाम से आपको समझना है बात। थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये यहां तक जो नाम है इससे आपको ये समझने की जरूरत है। देख, मैं पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम के बारे में बताऊंगा आपको। ऐसा मान लीजिए ये एक वायर है, ऐसा मानिए ये एक वायर है इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट वायर है तो हम ज्यादा बड़ा तो ले नहीं सकते कि काफी बड़ा ले लेंगे इनफाइनाइट वायर को। हमने स्मॉल पीस पे लेके चलते हैं, जो हम ट्रायल पीस पे लिखते हैं हमारे लैब के अंदर जो काम होता है, जो भी हम काम करते हैं वो बहुत स्मॉल एरिया पे लेके चलते हैं। तो हमने सिर्फ इतना लिया, चीजों समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर चार्जेस हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे चार्जेस हैं। इससे आगे बढ़ोगे आप शीट वाला, तो शीट पे कुछ चार्ज होंगे। तो शीट में क्या होता है, जब शीट में चार्ज होते हैं तो शीट तो पहले से क्लोज पाथ में है। एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे जो हमें मेटेरियल है उसके ऊपर। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की। चलिए, जब आप इस चीज की बात कर रहे हैं तो क्या करोगे आप, गॉस थ्योरम के अंदर बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो क्या कर लोगे, इसे इसका बना दोगे गॉसियन सरफेस। इसको एक क्लोज सरफेस में लेना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस क्लोज सरफेस को ऐसे बना दिया, क्लोज सरफेस को ऐसे बना दिया। क्लियर है, ठीक है। क्लोज सरफेस को मैंने ऐसे बना दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया बेटा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जैसा कैसा मान लो, ऐसा मान के चलो कि एक मार्कर है, देख रहे होंगे आप, मार्कर है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे, तो हम पूरे सिलेंडर को ना लेकर
सिलेंडर को टाइप पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पीस में कन्वर्ट करते हैं। भाई इंटीग्रल क्या कहता है, इंटीग्रल क्या कहता है, इंटीग्रल ये कहता है कि जब आपको होल का इंटीग्रल निकालना है तो लिमिट लगा दीजिए 0 to इनफाइनाइट, जहां तक भी आपको निकालना है, और उसको कर दीजिए इंटीग्रल। आपको छोटा पार्ट क्रिएट मतलब लेना है, टेक करना है, और उसके बाद पूरे इंटीग्रल की लिमिट लगा के वहां से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन चीजें क्या है, अब जो समझने की कोशिश कीजिए। वो तो बात करती है उसने इंटीग्रल की, हम ये बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल पे। फिजिक्स जो है वो काफी हद तक मैथ से रिलेट करती है। तो यहां हमारे पास 0 to इनफाइनाइट लिमिट है, 0 to इनफाइनाइट लिमिट है, लेकिन हम लिमिट लेंगे नहीं। चलिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 1 2 1 2 3, यानी ये फेस और ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा स्मॉल पार्ट मान लिया। सपोज इसका जो ds हो गया स्मॉल पार्ट, सरफेस एरिया था, और इस पार्ट को मैंने कह दिया फर्स्ट है। ऐसे मैंने इसको लिया, ऐसे इसको कह दिया मैंने ds। ये किस कौन सा पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमने ऐसे ले लिया। थर्ड पार्ट हमने ऐसे ले लिया, इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट। आपके माइंड में क्वेश्चन उठा होगा और नहीं उठा होगा तो मैं बता देता हूं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सर फर्स्ट सेकंड ले लिया ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो थर्ड है वो ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? ये माइंड में शायद क्वेश्चन नहीं उठा होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि थर्ड जो है वो ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया। तो बेटा उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा जब मैं इसके कुछ एंगल वगैरह निकलवाऊंगा, तो उसका रीजन बताता हूं आपको। उसका रीजन ये था, हम इस एरिया की बात करें तो यानी इसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो बेटा समझिए ये आपका सिलेंडर है, एरिया वेक्टर निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर उससे क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, यानी इससे दूर भागेगा। आप ऐसा मान लीजिए या ऐसे मानिए, ये सिलेंड्रिकल है, इससे दूर भागेगा, तो यानी इसका जो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस साइड में होगा। अब चीजों को समझ गए, एक फेज समझ लिया, जैसा ये फर्स्ट है ऐसे सेकंड है, इसका भी यही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सारे इसको समझाने की जरूरत है, और समझना चाहते हो तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते होंगे, ड्यू टू चार्ज, और जब इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप ऐसे लिखोगे, ये इससे दूर इस साइड में जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा बेटा थीटा 90, और सेम इसके लिए भी हो जाएगा थीटा 90। देखो अब हम थर्ड वाले फेस की बात कर रहा हूं बेटा, मैं इस वाले फेस की, जो ये गोल वाला फेस, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, ई। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये तो सही है, यहां तो क्लियर है। मैं आपको बता दूंगा उसका रीजन भी, आपको उसका रीजन सोच रहे होंगे कि सर ने ये रीजन नहीं बताया था, ऊपर क्यों लिया। बट वीडियो में थोड़ा वेट करो, आप चीजें बहुत अच्छे वाले मिलेंगी। चलिए ये ऊपर हो गया, जब ये ऊपर हो गया तो आपने चीजों को देखा, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर। देखिए ऐसे रखिएगा, और ये परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा जो इससे दूर भागा है। तो यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे थीटा क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा थीटा 0, थीटा मुझे मिलेगा यहां से 0। क्यों? क्योंकि एंगल तो क्रिएट ही हो रहा है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस पे एरिया वेक्टर जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां तो समझ लगता नहीं आपको कोई डाउट होगा,
क्लियर है? अब आपने सब कुछ किया, ठीक है, आप लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। बेटा नोट आपको जो बनाना है ना वो बिल्कुल A1 बनेंगे बस, लेकिन आप चीजों को थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर और चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं नोट्स। देखिएगा बेटा, आपको लिखना क्या है, लेट ए थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, आपने थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेट P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R, हमने एक पॉइंट मान ली, सपोज मैं यहां मान के चल रहा हूं, पहले ऊपर वाला समझिएगा एक बार। एक थिन इनफ्रारेड लॉन्ग वायर लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गया। जो नहीं समझ पाए वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो आई थी, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, उसे आप देख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से समझाया था, और उसे समझोगे तभी समझ पाओगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखिए बेटा, हमने ऐसा किया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को R मान लिया, क्या मान लिया R, और यहां से जो डिस्टेंस है उसको P पॉइंट पर, तो लेट P इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, P एक पॉइंट है जो डिस्टेंस R तक है फ्रॉम द वायर एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। अब हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसके थ्रू, यानी यहां से यहां तक भी R होगी, यहां से यहां तक भी R होगा और ये भी R होगा, ठीक है, ये भी R होगा। एक छोटा सा लिखिएगा, एक छोटा सा नोट लिखिएगा, आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी L, क्या होगी L, जो हम लेते हैं थिन वायर की जो लेंथ होगी वो लेंगे, लेट गॉसियन सरफेस, लिख रहा है ना बेटा, हम देखो, हाँ सही लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लेट गॉसियन सरफेस, नहीं ऐसा लिखिए, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, लेट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस having length L and radius R, due to net field। बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, आप सपोर्ट करना, क्योंकि राइटिंग में थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन इतना पक्का कि मैं आपको चीजों डिटेल समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए आपने लिखा लेट सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, हैविंग लेंथ L और रेडियस R, हैविंग लेंथ L और रेडियस R, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपको जो जितना आपने लिया मटेरियल। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्शन क्वेश्चन से देखते हैं कि नेट फ्लक्स किस तरीके से काम करता है। तो नेट फ्लक्स हम निकालेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं, करते हैं उसको। देखिएगा बेटा ध्यान से, नेट फ्लक्स निकलेगा कैसे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS को फर्स्ट पार्ट दिस, सेकंड दिस और थर्ड दिस, 3 पार्ट में कर तोड़ दिया मैंने इसे। तो तीनों पार्टों को समझते हैं। तो आपने क्या लिया EDS, तो जब इसका वेक्टर 180 आता होगा तो आप इसे क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस EDS cos थीटा, फिर यहां से वो लिखोगे EDS cos थीटा। बेटा ये जो समझने की कोशिश करना, आपने ये चीजें लिख दी, आपने ये चीजें लिख दी हैं। आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट वाले का, जो इसका फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड, यहां जो थीटा था हमारा फर्स्ट वाला वो क्या था 90 डिग्री, ये थीटा क्या था
90 डिग्री, और ये थीटा क्या था 0। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग ये 90 है, तो यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू कुछ बचेगा। तो कुछ पार्ट हमारे पास आया क्या, कुछ पार्ट आया हमारे पास EDS इक्वल टू, बेटा वेक्टर नहीं, ठीक है, यहां से आपके पास आया EDS cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। तो यहां से क्या होगा, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी E, और हमें इंटीग्रल लेंगे क्वेश्चन सरफेस ऑफ ds, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वेयर ds है वो क्या है, ds एक तो सिलेंड्रिकल पाथ ले लो, ऐसे बोलिए कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 2 पाई RL, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना ये, कि मान लीजिए एक सिलेंडर हो गए, मेंसुरेशन के अंदर पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके से होता है फॉर्मूला पाई R स्क्वायर 2 पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा 2 पाई R बचा। तो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं बेटा, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ आपको, आप इसे नोट करिएगा, करिएगा नोट इसे, फिर मैं रफ करता हूँ, फिर थोड़ा सा ऊपर लेकर बनाएंगे। देखिएगा मैंने इसको थोड़ा सा रफ कर दिया, ऊपर मोड़ के नीचे, तो यहां से आपका जाएगा EDS इज इक्वल टू, ये तो बेटा ये हो गया, और ds क्या आ गया 2 पाई RL। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ गोस लो, ये गॉसियन सरफेस लो ऐसा बोल सकते हो, ये गॉसियन थ्योरम बोल सकते हो, ये गॉस थ्योरम बोल सकते हो, तो आपको पड़ेगा। तो यहां से गॉस लो, गॉस थ्योरम को यूज करा हमने, आपने पढ़ा था क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो आप जानते हो इक्वेशन नंबर सेकंड मानने के बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि दोनों का एक साइड यानी LHS दोनों का इक्वल है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा E मल्टीप्लाई 2 पाई RL इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन, ये वैल्यूज का हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो E निकालना है, तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। कॉन्टिन्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहली डेफिनेशन थी ये, शायद आपने नहीं पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है। यहां से हम क्या पुट कर देंगे, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ये यहां तक आपका क्लियर हो गया, ये फर्स्ट केस कंप्लीट होता है, ये फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। चलिए बेटा आपसे कुछ जनरली बातें करनी थी, वो बस ज्यादा ही 2 मिनट लूंगा। बेटा चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हो आप, तो लेकिन कोशिश ऐसा किया करो जिससे आपको लगे कि आप पढ़ रहे हो। अपने गोल सेट करो, अपना एक गोल सेट करो कि हमें गोल है। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं सोच सकते। आप सोचते हो कि हमारा नंबर तो 95% आ जाए, हमारे नंबर तो 90% आ जाए। बेटा 90 और 95
परसेंटेज लाना इन सीबीएसई बोर्ड बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। जाके सीबीएसई बोर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। आप स्कूल में ला सकते हो, स्कूल में आपके स्कूल के टीचर ने पढ़ाया, आपके स्कूल के टीचर ने कॉपी चेक करी, आपका स्कूल का टीचर जानता है आपको कि आप क्या हो क्या नहीं, आप क्या हो क्या नहीं। स्कूल टीचर ने चेक करी कॉपी आपको देखते हुए, स्कूल टीचर ने कॉपी चेक करी आपको देखते हुए कि आपकी क्या थिंकिंग है, आप किस तरह से लिख सकते हो, आपने क्लास में कैसे परफॉर्मेंस करी है, उसकी वजह से लिख सकता है। लेकिन बोर्ड में जो टीचर चेक करता है कॉपी, उसे क्या पता कि आपने क्या लिखा है या आपने क्या सोच समझ के लिखा होगा। तो चीजों को समझ के और करके खुद देखा करो। आपके पास बहुत सारे कमेंट आ रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल पर ये मिलेगा, हमारे चैनल पर वो मिलेगा, हमारे चैनल पे इतनी फीस है, इतनी फीस। बेटा फीस देकर आप पढ़े, फीस देकर आप पढ़े और तब भी परसेंटेज नहीं तो क्या फायदा। पढ़ना आपको भी है, फीस दे दीजिए, मत दीजिए। मटेरियल आज के टाइम में यूट्यूब पे, मैं नहीं कहता मेरा चैनल, मेरे से अच्छे चैनल मिल जाएंगे आपको। मैं ये कहता हूँ मेरा चैनल अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, हर टीचर अपना 100% देता है, मैं किस टीचर की बुराई नहीं कर रहा है कि किस टीचर को गलत ठहरा रहा हूँ। लेकिन आप सक्सेस तभी हो सकते हो जब आप खुद चीजों को समझने की कोशिश करो। भाई जो चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, जो चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, उनको क्या फायदा करके कि पैसे लेने हैं, उससे करना उससे करना, क्यों ले रहे हो पैसे। मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि आप मनी को वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आप कहां से सोच सकते हो इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको टॉपिक नहीं पता तो आप उसके अंदर, आपको सिर्फ चीजें पता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर, मुझे लेकिन ये नहीं पता कि इसकी डेरिवेशन क्या सोल्व होगी। तो आप कितना सोच सकते हैं, कितना उसके बारे में लिख सकते हैं, वो अपने आप को सोचिए। कभी 10 मिनट तो खैर बहुत ज्यादा है, 5 मिनट, बस 5 मिनट शांत दिमाग करके, बिल्कुल एकदम अपने माइंड को कूल करके सोचना कि जो आप पढ़ रहे हो क्या आप उससे सेटिस्फाई हो। बस मैं अपनी वीडियो को यही स्टॉप कर रहा हूं। बस मुझे इतना जो इसका जवाब होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बस ये सोचना है अपने माइंड में कि जो आप कर रहे हो अपने फ्यूचर, अपनी एजुकेशन को लेकर जो आप कर रहे हो, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, क्या उससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मुश्किल से 5 मिनट, मेरे कहने से बस 5 मिनट दे देना खुद को, बिल्कुल एलोन, अकेले में बिल्कुल बैठ के आराम से सोचेगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो डिसीजन आपका होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशन वीडियो के साथ या एक मोटिवेशन थ्योरी के साथ अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।